हाय गाइस, आज हम भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद वो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें किसका शासन था? कंपनी का शासन था। भारत में जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्था चल रही थी वो कंपनी के हाथों में थी। और भारत का संवैधानिक विकास को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्ट को देखते हैं और दूसरे पार्ट को भारतीय शासन अधिनियम 1858, जहाँ से क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई, अर्थात भारत की शासन व्यवस्था कंपनी के हाथों से निकालकर क्राउन के हाथों में चली गई। कब? भारत शासन अधिनियम 1858। हम पार्ट 2 में इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार। इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1858। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था? उस क्रांति के परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और कंपनी के शासन के स्थान पर किसके शासन आ गए? ब्रिटिश क्राउन। भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया 1757 की क्रांति के बाद। उसके बाद फिर एक्ट को खत्म कर क्या आ गया? भारतीय शासन अधिनियम 1858। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1858, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। हम इतना ही कवर किए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के एग्जाम के दृष्टि से। देखते हैं, भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? द्वैध शासन लगाया गया था और 1858 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। वायसराय मतलब क्राउन का प्रतिनिधि। क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी, जो राजा या रानी होते हैं उन्हीं को हम क्राउन की सत्ता कहते हैं। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। वायसराय मतलब क्राउन का सीधा प्रतिनिधि, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई थी, इसलिए फिर गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या आ गया? वायसराय। देखिए, एक बात यहाँ से हम और समझेंगे। जैसे ये था बंगाल, आराम से समझेंगे। ये था बंगाल, ये था मद्रास और ये था यहाँ पे बम्बई। यहाँ पे तीनों जगह अलग अलग छोटे, एक छोटा सा पद था गवर्नर। आपको पता है, सबसे पहले गवर्नर का पता है, रॉबर्ट क्लाइव। तीनों जगह गवर्नर था ये प्रांतों में, और उसके बाद लेकिन फिर बंगाल में गवर्नर की जगह पे क्या ला दिया? गवर्नर जनरल। आप लोगों ने पढ़ा था ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें बंगाल में क्या कर दिया गया था? गवर्नर की जगह पे फिर क्या आ गया था? नया पद सृजित कर दिया था, गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल था उसके शासन को, उसकी शासन व्यवस्था को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था। उसके प्रशासन को क्या किया गया था? ये यहाँ पे जो छोटे प्रेसिडेंसी थे ना, इन दोनों को भी इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, अर्थात ये दोनों भी इसके अंडर में काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे तो पद चेंज होता रहा। जैसे ये गवर्नर के यहाँ पे गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल के यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल के यहाँ पे फिर भारत के गवर्नर जनरल के यहाँ पे भारत का वायसराय, ऐसे चेंज होता गया ना। लेकिन जो प्रांतों में थे गवर्नर, उनको गवर्नर ही रखा गया। उनको क्या कहा गया? गवर्नर। आज भी अपने प्रांत या राज्य एक ही होता है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि राज्यों की शासन व्यवस्था कौन चलाता है? गवर्नर। कौन चलाते हैं? गवर्नर मतलब राज्यपाल ना, वही गवर्नर। आगे देखते हैं, इतना समझ में आया ना? चलिए यहाँ तक। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। इसमें हम एक ही बात याद रखेंगे, है तो बहुत सारा, लेकिन हम बहुत एकदम शार्ट में सीख रहे हैं। पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। सबसे पहले मंत्रिमंडलीय की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए, जैसे आप लोग इसको देखते हैं ना, सोचते हैं कितना छोटा लिखा गया है, कुछ दिख नहीं रहा है।
हम मुंह से बोल के समझा तो रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट मार के आप जूम करके देख सकते हैं, बाकी हम मुंह से बोल के आपको समझा दे रहे हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कहाँ पे देखने को मिलती है? सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ पे आई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। उसके पहले चुनाव प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। यही से हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद थी वहाँ पे तो राजा या रानी का शासन था। तो जो रानी होती है वो वंशानुगत होते हैं, न कि निर्वाचित होते हैं, तो आप लोगों को भी पता है। तो सबसे पहले चुनाव प्रणाली की शुरुआत हम यही देखने को मिलती है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे देखते हैं, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसको समझ लेते हैं, ये क्या है? ये नाम है, मार्ले अलग नाम है, मिंटो अलग नाम है, रिफॉर्म को हम सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, एक शब्द रिफॉर्म भी हम सुधार भी यूज कर सकते हैं। ये अधिनियम कब आया? 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया था, देखिए, जब क्राउन को शासन सत्ता सौंप दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर, जब क्राउन की शासन सत्ता आ गई 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद, तो क्या हुआ? ये तीन बहुत काम कर रहे थे, तीन लोग, देखिए, एक थे ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन हम कह सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन। दूसरा भारत का सचिव, भारत का सचिव। और तीसरा वायसराय, वायसराय का सीधा अर्थ क्या होता है? क्राउन का प्रतिनिधि। वायसराय का सीधा अर्थ क्राउन का प्रतिनिधि। देखिए, ये दोनों तो ब्रिटेन में थे, लेकिन ये भारत में काम कर रहा था इनके लिए, क्योंकि क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय का सीधा अर्थ होता है। तो जो भारत का सचिव, ये देखिए, मार्ले मिंटो सुधार, तो ये पहला वाला हो गया भारत का सचिव मार्ले, और दूसरा मिंटो वायसराय। मिंटो 1909 में भारत का वायसराय था। फिर से देख लीजिए, पहला मार्ले भारत का सचिव और दूसरा मिंटो वायसराय, इन्हीं दोनों ने लेकर आया था ये भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे देखते हैं, भारतीयों को विधि निर्माण मतलब कानून निर्माण, भारत और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत क्या हुआ? भारतीयों को भी कानूनी और प्रशासनिक दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल 1909 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से ये शुरू होता है कि फूट डालो और राजनीति करो, यहीं से स्टार्ट हुआ। मतलब पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल, इसका तात्पर्य है कि जो मुस्लिम समुदाय हैं वही निर्वाचन में भाग लेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग ही उनको वोट दे सकते हैं। अगर हिंदू चाहे भी तो उनको वोट, मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट नहीं दे सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? ये पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल आया 1909 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया। ये पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया, सत्येंद्र सिन्हा। आगे देखते हैं, फिर क्या आ गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसमें भी वही, ये जो मांटेंग्यू है, देखिए दो लोग हैं, जैसे यहाँ पे मार्ले अलग थे, मिंटो अलग। मार्ले भारत का सचिव और मिंटो वायसराय, वैसे यहाँ पे भी मांटेग्यू हो गए भारत के सचिव। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि 1919 में भारत के वायसराय कौन थे। चलिए, इसको हम नहीं बोल रहे हैं, इतना हिंट दे दिए हैं, तभी उनको पता चलेगा ना कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं। और आगे शेयर भी करते रहिए ताकि हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिले। अभी हम न्यूली स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना, जिससे हम और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें आपके लिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में मांटेग्यू भारत का सचिव और जेम्स फोर्ड, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कौन थे उस समय। इस अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। द्विसदनीय मतलब दो सदन। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो केंद्र सरकार में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा,
और राज्यों में देखें तो विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि काफ़ी हद तक ये जो चार्टर एक्ट है या शासन अधिनियम है, अगर हम पूरा देखें तो काफ़ी हद तक जो हमारा संविधान बना है इसी पे डिपेंड है, मतलब इसी के आधार पर वो बनाया गया है। यहाँ से बहुत कुछ मिलता है कि सबसे पहले क्या कैसे आया। द्विसदनीय व्यवस्था सबसे पहले कब आया? 1919 में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई भारत में? 1892 में। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1919 में। आगे प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन, फिर वही 2 शासन, 2 लोगों का शासन, दोहरी शासन ये कह सकते हैं। द्वैध शासन अलग चीज़ है और द्विसदनीय व्यवस्था अलग चीज़ है। द्विसदनीय मतलब 2 सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं वैसे ही। और द्वैध शासन मतलब 2 लोगों का शासन। जैसे प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। देखिए द्वैध शासन की पद्धति, फिर प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक केंद्र अलग विषय बनाता भी, हम आगे पढ़ेंगे जब संविधान में, तो उसमें देखेंगे कि जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार। वैसे ही यहाँ पर भी 2 प्रकार के विषय बनाए गए, 2 विषयों में बांट दिए गए। प्रांतीय विषयों में ही केंद्र, यहाँ केंद्र से कोई मतलब नहीं। देखिए आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में जैसे भू राजस्व आ गया, कानून व्यवस्था आ गया आदि। इसका प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था। अभी हमने आपको बताया ना कि प्रांतों में गवर्नर का ही पद चलता था, और अगर हम केंद्र में बात करें तो वायसराय का। प्रांत में मेन कौन था? गवर्नर। और हस्तांतरित विषय इसके अंतर्गत जैसे शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य आदि समझ सकते हैं। इसका प्रशासन जो निर्वाचित सदस्य होते थे, ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो हस्तांतरित विषय का शासन प्रशासन देखते थे। आगे देखते हैं, या उससे संबंधित नियम कानून बनाते थे। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन भारत में कब किया गया? पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत ही किया गया। आगे भारत शासन अधिनियम 1935, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी हद तक जो हमारे भारत का संविधान है वो इसी अधिनियम के अंतर्गत है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें भी हम एकदम मेन पॉइंट को कवर किए हैं, बहुत कुछ छोड़ दिए हैं। द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में अब समाप्त कर दिया गया, और कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में। मतलब कि केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, आज भी देखने को मिलता है कि एकात्मक शक्तियाँ केंद्र में ही निहित हैं। वही उसी तरह प्रधानमंत्री तथा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 3 जून 1947 को। इसी को हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। यह कभी एग्जाम में आ जाता है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की डेट निर्धारित की गई। मतलब कि अब भारत और पाकिस्तान इन दोनों स्टेट को पूर्णतः अंग्रेजों से आज़ाद करने की बात कही गई थी। मतलब पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाएगा। आप अपने देश का खुद से संविधान बनाइए, खुद से उसको संविधान सभा गठित कीजिए, उसके अंतर्गत खुद से संविधान बनाइए, अपने देश का शासन प्रशासन व्यवस्था जैसे भी चलाना हो अपना खुद से चलाइए। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत से आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। इसी योजना के तहत लिखा गया था 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। भारतीय रियासतें दोनों डोमिनियन स्टेट में से किसी एक में शामिल हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो भारतीय रियासतें थी
जो राजा महाराजा थे उसमें कुछ ऐसे स्टेट भी आते हैं मतलब कि वो अपना स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो ना तो अपनी रियासतों को भारत में मिलाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें अहम योगदान है सभी रियासतों को एकीकृत करने में, एक करने में। आगे देखते हैं, दोनों राज्यों को अपने लिए अलग संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया जाएगा। दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। एक थे ना सर रेडक्लिफ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारा तैयार हो जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। यही जब विभाजन हो रहा था तो सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का विभाजन हुआ, इसीलिए उस सीमा का नाम भी पड़ गया सर रेडक्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण, जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? हम लिखेंगे नहीं, इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हमने लिख दिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे संविधान सभा का गठन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।